हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? एकदम मस्त, एकदम स्वस्थ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लेखपाल के कार्य, भूमि एवं मापन। ठीक है। ग्रामीण परिवेश में ग्राम समाज एवं विकास में चैप्टर चल रहा था लेखपाल के कार्य, भूमि एवं मापन। ठीक है। हमने राजस्व लेखपाल, राजस्व न्यायालय पढ़ लिया था। लेखपाल के पास कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तहसील दिवस क्या होता है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, चकबंदी विभाग। चकबंदी विभाग क्या होता है? चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे, चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। चकबंदी विभाग बिखरी जोतों को एकत्रित करने का कार्य करता है। सबसे पहला कार्य तो क्या होता है चकबंदी विभाग का? बिखरी जोतों को एकत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन एक लाइन से आ सकता है, चकबंदी विभाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। चकबंदी विभाग का कार्य क्या होता है? बिखरी जोतों को एकत्रित करने का कार्य चकबंदी विभाग का होता है। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी विभाग में एक आयुक्त होता है। चकबंदी योजना के संचालन के लिए चकबंदी विभाग में एक आयुक्त होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में शुरू हुआ। सबसे पहली बार चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 1954 में हुआ। उस समय यह मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील तथा सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील में शुरू हुआ था। सबसे पहले चकबंदी योजना वर्ष 1954 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील तथा सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील में शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1958 में चकबंदी योजना को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में इसको 1958 में इस योजना को लागू कर दिया गया। लेकिन शुरुआत कब की गई बच्चों? 1954 में। ठीक है, बिल्कुल। जनपद स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? जिला उप संचालक चकबंदी होता है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे ऊंचा चकबंदी अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होते हैं? चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं? ये जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के अधीन होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। ठीक है। चकबंदी का वास्तविक कार्य चकबंदी लेखपाल ही करता है। चकबंदी का जो काम होगा वो तो चकबंदी लेखपाल ही करेगा। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आपको जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी तरह से स्क्रीन पे आपकी विजुअल होगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे सब कुछ आपको क्लियरिटी के साथ दिख रहा होगा। चकबंदी का वास्तविक कार्य चकबंदी लेखपाल ही करता है। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं, जुडिशियल वर्क भी किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है? चकबंदी आयुक्त के। जबकि राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चकबंदी प्रक्रिया। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। चकबंदी हेतु उत्तर प्रदेश को विभिन्न कटकों में विभाजित किया गया है। चकबंदी के लिए उत्तर प्रदेश को विभिन्न कटकों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक कटक में चकबंदी समिति गठित की जाती है, जिसमें कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। इस चकबंदी की प्रक्रिया में कम से कम 5 सदस्य या अधिक से अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए, चकबंदी के क्या क्या लाभ हैं ये पढ़ते हैं। चकबंदी प्रणाली में
वैज्ञानिक ढंग से खेती करना आसान हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट, चकबंदी का सबसे पहला लाभ ये है कि चकबंदी प्रणाली में वैज्ञानिक ढंग से खेती करना आसान हो जाता है। चकबंदी व्यवस्था से मेहनत एवं धन दोनों की व्यापक बचत होती है। ठीक है, चकबंदी का हमने कार्य आपको बताया था, बिखरी हुई जोतों को एकत्रित करने का कार्य किसका होता है? चकबंदी का होता है। चकबंदी प्रणाली में वैज्ञानिक ढंग से खेती करना आसान हो जाता है। चकबंदी व्यवस्था से मेहनत एवं धन दोनों की व्यापक बचत होती है। ठीक है, बिल्कुल। चकबंदी व्यवस्था के कारण खेती की मुंडेर को कहते हैं बच्चों मेड़ या बांध। चकबंदी व्यवस्था के कारण खेती की मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, न तो खेत में कोई मेड़, ना ही कोई बांध बनाने की आवश्यकता होती है। यदि चकबंदी व्यवस्था लागू होती है तो ये चकबंदी व्यवस्था का लाभ है, लोग क्या करते हैं खेती में मेड़, खेत में मेड़ वगैरह बना देते हैं। ठीक है, चकबंदी व्यवस्था होती तो जरूरत नहीं पड़ती बनाने की। ठीक है, इससे भूमि बेकार नहीं होती है। ठीक है, ओके। चकबंदी व्यवस्था में सिंचाई बेहतर तरीके से की जाती है। अगला लाभ क्या है? चकबंदी व्यवस्था में सिंचाई बेहतर तरीके से की जाती है। इससे उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि दर्ज की जाती है। ठीक है, जिससे किसान अधिक लाभान्वित होते हैं, भूमि विवाद की समस्या समाप्त हो जाती है। तो चकबंदी व्यवस्था के क्या लाभ पड़ा? पहला लाभ हमने ये पढ़ा कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करना इसकी आसान हो जाती है। दूसरा लाभ हमने पढ़ा कि चकबंदी व्यवस्था से मेहनत और धन दोनों की बचत हो जाती है। तीसरा लाभ हमने पढ़ा चकबंदी व्यवस्था के कारण खेतों में मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगली व्यवस्था क्या पढ़ा कि चकबंदी व्यवस्था से सिंचाई बेहतर तरीके से की जाती है। जब अच्छे तरीके से सिंचाई होगी तो इससे उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि दर्ज की जाती है। ठीक है, चकबंदी व्यवस्था के अंतर्गत केवल उपजाऊ भूभाग का अधिग्रहण किया जाता है। चकबंदी व्यवस्था के अंतर्गत केवल उपजाऊ भूभाग का अधिग्रहण किया जाता है। शेष व्यर्थ भूमि पर खेल के मैदान, सामुदायिक भवन, विद्यालय, पंचायत भवन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी कि चकबंदी व्यवस्था के अंतर्गत केवल उसी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है जो उपजाऊ भाग है। ठीक है, उपजाऊ भाग को ही क्या किया जाता है बच्चों? अधिग्रहण किया जाता है। बाकी जो जितनी बची हुई जमीन खराब है उसको क्या करा जाता है? उसमें खेल के मैदान, सामुदायिक भवन, विद्यालय, पंचायत भवन, इन सब का निर्माण कर दिया जाता है। अगला है चकबंदी की समस्याएं। चकबंदी भाई कुछ अगर किसी चीज का लाभ है तो किसी चीज की समस्या भी है। दवा खाते हैं तो कुछ दवा का लाभ भी है, कुछ दवा का साइड इफेक्ट भी होता है। ठीक है, अगर वो दवा किसी भी रूप में काम कर रही है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी हर दवा में होते हैं अपने। इसी प्रकार से चकबंदी के यदि लाभ है तो उसकी समस्याएं भी है। इसमें बहुत कम किसानों को अनेक खेतों के बदले एक खेत मिलता है। इसमें बहुत कम किसानों को अनेक खेतों के बदले एक खेत मिलता है। ठीक है, उनके खेत बेचारों के बहुत होते हैं लेकिन उसके बदले से भी क्या होता है? एक खेत मिलता है। ठीक है, अधिकांश किसानों को उनके बिखरे हुए खेतों के बदले 2 या 3 चक आवंटित किए जाते हैं, जो चकबंदी उद्देश्यों के विपरीत है। ठीक है, पहली समस्या चकबंदी की तो ये रही। दूसरी समस्या क्या है? किसानों का पैतृक भूमि के प्रति लगाव एवं मोह इस दिशा में अनेक अवरोध खड़े कर देता है। अब पैतृक भूमि है, लोग विचारों के दादा परदादा की जाने कितनी पुरानी जनरेशन की अगर भूमि है, अगर उसको चकबंदी व्यवस्था के अंतर्गत सब ला के जितना उपजाऊ भाग है सब ले लिया, बाकी सब पंचायत भवन बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, ठीक है, तो भाई जब किसी चीज से लगाव हो जाता है तो फिर क्या होता है? अवरोध पैदा होता है। ठीक है, किसानों की बिखरी हुई भूमि भिन्न भिन्न उर्वरता वाली होती है। ठीक है, जिनका स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न मूल्य होता है। ठीक है, किसानों की बिखरी हुई जमीनें अलग अलग उर्वरता वाली, अलग अलग फर्टिलाइजर वाली पाई जाती हैं। ठीक है, हर तरह की खेती में हर तरह की फसल उगा सकते हैं। स्थिति के अनुसार, स्टेटस के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग कॉस्ट भी है, अलग अलग मूल्य होता है। ठीक है, अगले समस्या क्या है? इससे किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य नहीं मिलता और प्रायः भूमि की कम उर्वरता की समस्या चकबंदी के कार्य के आड़े होती है। जी बच्चों, जब अलग अलग बिखरी हुई भूमि की अलग अलग उर्वरता वाली होती है
तो स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न मूल्य मिलता है। इसी वजह से किसानों की भूमि का उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है और प्रायः भूमि की कम उर्वरता की समस्या चकबंदी के कार्य के आड़े आती है। ठीक है। चकबंदी लेखपाल, चकबंदी से संबंधित वास्तविक कार्य चकबंदी लेखपाल करता है। ध्यान रखेंगे मेरी बात को। चकबंदी से संबंधित वास्तविक कार्य चकबंदी लेखपाल करता है। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो वहां चकबंदी लेखपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि किसी भी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो वहां पर चकबंदी लेखपाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चकबंदी लेखपाल ही किसानों की छोटी छोटी चकों में बटी खंडित भूमि को एक जगह एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कृषि कार्य को करने में क्या होती है बच्चों, सुविधा होती है। ठीक है। जिस किसी भी मेरे प्यारे भाई एवं बहनों का स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो चकबंदी से संबंधित जितने भी कार्य हैं चकबंदी लेखपाल करता है। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो वहां पे चकबंदी लेखपाल का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमापन सर्वेक्षण तथा भू सर्वेक्षण यंत्र। ठीक है। यानी कि जमीन को मापने के लिए क्या क्या सर्वेक्षण है, क्या क्या यंत्र है। भू सर्वेक्षण का तात्पर्य भूमि के धरातल पर स्थित बिंदुओं की माप तौल करना है। ठीक है। तो भू सर्वेक्षण का तात्पर्य भूमि के धरातल पर स्थित बिंदुओं की माप तौल करना है। भू सर्वेक्षण में अनेक सर्वेक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जब जमीन की माप तौल होगी तो इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि 4 इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ आपको दिखाए। जरीब, जरीब को कहते हैं चैन। ठीक है। अगला है दिक्सूचक, नेक्स्ट प्लेन टेबल, नेक्स्ट थियोडोलाइट। ठीक है। जरीब इसको चैन बोलते हैं, दिक्सूचक, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट। ठीक है। ये 4 यंत्र हैं जो भू सर्वेक्षण में अनेक सर्वेक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जरीब क्या होती है? यह लोहे या स्टील की बनी होती है। एग्जाम में आपसे वन लाइनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है जरीब किस चीज की बनी होती है, तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरीब लोहे की या स्टील की बनी होती है। इसमें 10 कड़ी लगी होती हैं। जरीब में 10 कड़ी लगी होती हैं और लोहे या स्टील की बनी होती है। बनावट के आधार पर जरीब को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। अब यहां से आपके शुरुआत हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनने की आसार ज्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है जरीब किस चीज की बनी होती है, तो ध्यान रखेंगे जरीब लोहे या स्टील की बनी होती है। इसमें 10 कड़ी लगी होती हैं और बनावट के आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला गंटर जरीब। गंटर जरीब क्या होता है सर? ये 64 फुट लंबी जरीब होती है। ये 64 फुट लंबी जरीब होती है। रेवेन्यू जरीब क्या होती है? 33 फीट लंबी होती है। इसमें 16 कड़ियां लगी होती हैं। तो गंटर जरीब में क्या होता है? 64 फुट लंबी होती है। वहीं पर रेवेन्यू जरीब क्या होती है? 33 फीट लंबी होती है एवं इसमें 16 कड़ियां लगी होती है। ठीक है। आगे इंजीनियर जरीब, यह 100 फुट लंबी होती है, साथ ही इसमें 100 कड़ियां लगी होती हैं। पूरे शतक लगा होता है इसमें। 100 फुट लंबी है तो 100 कड़ियां लगी होती हैं। कहते हैं भैया हम तो इंजीनियर आदमी हैं। जब आप इंजीनियर आदमी होंगे तो बिल्कुल बुद्धिमान, बिल्कुल दिमाग से खेल रहे होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इंजीनियर जरीब में क्या होता है? 100 फुट लंबी कड़ी होगी तो 100 कड़ियां भी होती हैं। मीटर जरीब, मीटर जरीब में क्या होता है? 20 से 30 फुट लंबी होती है मीटर जरीब। इसमें 100 कड़ियां लगी होती हैं। तो ध्यान रखेंगे घंटा जरीब को 4 भागों में बांटा गया था बनावट के आधार पर। ठीक है। घंटर जरीब, रेवेन्यू जरीब, इंजीनियर जरीब, मीटर जरीब। घंटर 64 फीट लंबी होती है, रेवेन्यू 33 फीट लंबी होती है। रेवेन्यू में 16 कड़ियां लगी होती हैं, जबकि इंजीनियर और जरीब में, इनमें दोनों में क्या होती है? 100 कड़ियां लगी होती हैं। इंजीनियर जरीब 100 फुट लंबी होती है, मीटर जरीब 20 से 30 फुट लंबी होती है। ठीक है। बिल्कुल बच्चों, ध्यान से इसको समझना पड़ना। ठीक है।
ये है आपकी गंटर, ठीक है, जरीब ये है, ठीक है, जी हाँ, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है गंटर जरीब, ठीक है, बिल्कुल सही सर। जरीबी फीता सर्वेक्षण, किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए जरीब को एक महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। किसी भी जमीन के भाग के सर्वेक्षण के लिए जरीब को एक महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। जरीब मुख्य रूप से एक प्रकार का फीता अथवा चैन होती है। बच्चों देख सकते हैं, एक प्रकार से चैन ही है ये, ठीक है, हमने बताया था, या तो ये लोहे की बनी होगी, या तो किसकी बनी होगी, स्टील की बनी होगी, ठीक है जी। जरीब लोहे या इस्पात से बनी होती है, ठीक है, एक प्रकार से फीता या चैन होती है। इसकी कड़ियां एक दूसरे के छल्लों के माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं। इसकी कड़ियां एक दूसरे से आपस में छल्लों के माध्यम से, देख सकते हैं, ये शुरुआत से देख सकते हैं, यहाँ पे ये छल्ले बने हुए हैं, इसके माध्यम से एक एक कड़ियां इसमें क्या है बच्चों, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। छल्लों के माध्यम से जरीब की लंबाई को आसानी से आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हमको नापना थोड़ा सा है तो हम क्या कर सकते हैं, छल्ले के माध्यम से जरीब को कम कर सकते हैं, ठीक है, उतनी कड़ियां हम हटा देंगे, उतना हम निकाल देंगे, ठीक है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार छल्लों को, जरीब की लंबाई को आसानी से आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जरीब में नाप का एक गट्ठा भी होता है, जो जरीब के कुल नाप के 10वें अंग के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जरीब में नाप का गट्ठा होता है, जो जरीब के कुल नाप के 10वें अंग के बराबर होता है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जरीब की कड़ियां क्या एक दूसरों के छल्लों के माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं या नहीं, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जुड़ी होती हैं। किस चीज की बनी होती हैं, या तो लोहे की बनी होंगी, या तो स्टील की बनी होती हैं, ठीक है। आगे, इसके सिर पर किसी धातु का किनारा बना दिया जाता है। गंटर के सिर पर किसी धातु का किनारा बना दिया जाता है ताकि गट्ठे को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है, ताकि गट्ठे को सुरक्षित रखा जा सके। जरीब के साथ लोहे अथवा किसी अन्य इस्पात से निर्मित 10 सुए अवस्थापित होते हैं। सुआ लगभग 25-30 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है। सुए का निचला भाग अधिक नुकीला होता है ताकि मापन के समय इसे जमीन में आसानी से कहीं भी किसी भी जगह इसको गाड़ा जा सके। क्या समझाया जी सर। जरीब के साथ लोहे अथवा किसी अन्य इस्पात से यानी कि स्टील से निर्मित 10 सुए अवस्थापित होते हैं। अभी मैंने बताया जो कि 10 अंक के बराबर होते हैं। सुआ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सुआ लगभग कितना मीटर लंबा हो सकता है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। सुए का निचला भाग अधिक नुकीला होता है। नुकीला होने के कारण ये है कि ताकि मापन के समय से जमीन में आसानी से गाड़ा जा सके, ठीक है। जरीब के प्रकार एवं उनकी उपयोगिता, जरीब के क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या उनकी यूटिलिटीज हैं, उपयोगिता है। मानचित्र के लिए आवश्यक भूमाप उपलब्ध कराने हेतु जरीब एक अत्यंत आवश्यक तंत्र है, परंतु विभिन्न भू क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जरीब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जरीब भाई कई तरह के होते हैं, इसमें शाहजहानी जरीब एवं गंटरी जरीब अधिक प्रचलित है, ठीक है। जरीब के प्रकार में उनकी उपयोगिता के अनुसार जरीब का इस्तेमाल विभिन्न भू क्षेत्रों में भूमापनों के लिए किया जाता है, लेकिन शाहजहानी जरीब एवं गंटरी जमीन अधिक प्रचलित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फुट होती है, 165 फुट लंबी होती है, ठीक है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फुट होती है, साथ ही इसमें 99 इंच लंबी कुल 200 कड़ियां लगी होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फुट होती है, साथ ही इसमें 99 इंच लंबी कुल 200 कड़ियां लगी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी।
इसके द्वारा किया गया भूमापन को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? याक वाष्ट सर्वेक्षण के माध्यम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फुट होती है, साथ ही इसमें 99 इंच लंबी कुल 200 कड़ियां होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गंटरी जरीब। गंटरी जरीब का आविष्कार ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था। ठीक है, गंटरी जरीब का आविष्कार ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, गंटरी जरीब का आविष्कार किसके शासनकाल में हुआ, किस अधिकारी ने किया, ये ध्यान रखेंगे। इसका गंटरी जरीब का आविष्कार ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था, इसलिए इसका नाम गंटरी जरीब है। ब्रिटिश अधिकारी गंटर के नाम पे गंटरी जरीब पड़ गया था। 132 फीट लंबी गंटरी जरीब में 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियां होती हैं। ध्यान रखेंगे, गंटरी जरीब 132 फीट लंबी होती है, जिसमें कि 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियां होती हैं। तो गंटरी जरीब में टोटल 200 कड़ियां होती हैं और 132 फीट लंबी गंटरी जमीन जरीब में 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियां होती हैं। गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन, गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है। तो गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमाप नापने का पैमाना, उत्तर प्रदेश में भू नापने का पैमाना। ठीक है, एक लाठा में कै इंच होते हैं या कै फुट कै इंच होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, एक लाठा में 99 इंच या 8 फुट 3 इंच होते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ये भूमि नापने के पैमाने को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा के जाना है। एक लाठा में 99 इंच होते हैं या फिर 8 फुट 3 इंच होते हैं। ठीक है, एक फुट में कै इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। यदि 8 फुट 3 इंच को आप इंच में बदलेंगे तो 8 × 12, 12 × 96 प्लस 3 इंच 99 इंच हो गए। ठीक है, तो एक लाठा में 99 इंच होते हैं। ठीक है, ओके। 20 अनुवांशी में एक कचावांशी होते हैं। ठीक है, 20 अनुवांशी का मतलब है एक कचावांशी। ठीक है, 20 कचावांशी का मतलब क्या है? 20 कचावांशी का मतलब है एक विषवांशी, यानी कि एक वर्ग लाठा। ठीक है, 20 कचावांशी का मतलब एक विषवांशी और 20 उनवांशी का मतलब एक कचावांशी। 20 वर्ग लाठा का मतलब है एक विसुआ, 20 वर्ग लाठा का मतलब एक विसुआ या फिर 1361 वर्ग फुट। ठीक है, 20 बिसुआ मतलब एक बीघा, एक बीघा में 20 बिसुआ होते हैं। ठीक है, 20 बिसुआ का एक बीघा। वर्ग गज के बारे में बात करें, 3025 वर्ग गज। ठीक है, ध्यान रखेंगे 20 बिसुआ का एक बीघा होता है। एक गज इलाही क्या होता है? 55 गज।
एक गज इलाही में कै गज होते हैं? 55 गज होते हैं। और एक बीघा कै वर्ग गज इलाही का होता है? 60 बाई 60। एक बीघा 60 बाई 60 वर्ग गज इलाही का होता है। और एक बीघा कै वर्ग गज का होता है? ये होता है 55 बाई 55। ठीक है, 55 बाई 55 वर्ग गज एक बीघा होता है, यानी कि 3025 वर्ग गज। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3025 आएगा। तो ध्यान रखेंगे, 1,98,99 इंच होते हैं। 20 उनवांशी में एक कचावांशी होते हैं। और 20 कचावांशी में एक विषुवांशी होते हैं। 20 विषुवांशी में एक विसुआ होता है, या 20 वर्ग लाठा में एक विसुआ होता है, और 20 विसुआ का एक बीघा होता है। एक गज इलाही में 55 गज होता है, और एक बीघा में 60 बाई 60 वर्ग गज इलाही होता है। ठीक है, और एक बीघा में 3025 वर्ग गज होता है, यानी कि 55 बाई 55। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण मापक इकाइयां। ठीक है, 1 मिलीमीटर में कै इंच होते हैं? 1 मिलीमीटर में कै इंच होते हैं? 1 मिलीमीटर में बच्चों होते हैं 0.039 इंच। ठीक है, 0.039 इंच होते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर में कै मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। छोटी क्लासों में सब आपने ये मेजरमेंट पढ़े हुए थे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 cm बराबर 10 mm। 1 डेसीमीटर में कै सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, एक डेस एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। और 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होते हैं। 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है। 10 मीटर में क्या होता है? 1 डेकामीटर होता है। ठीक बच्चों, 10 डेकामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, हेक्टो मतलब होता है 100। ठीक है, ओके, 100 × 100 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर। और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1,000 मीटर। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कै गज होते हैं? 1 मीटर में 1.094 गज होता है। ठीक है, 1 एकड़ में कै वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में 4840, यानी कि 4,840 वर्ग गज होता है 1 एकड़ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1 एकड़ में कै हेक्टेयर होता है? 0.40467 हेक्टेयर होता है। 100 हेक्टेयर में कै वर्ग किलोमीटर होते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। 8 फलांग में 1 मील होता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, 8 फलांग में 1 मील होता है। ठीक, और 1 मील में कै किलोमीटर होते हैं? 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, बाकी अप्रोक्स में लिखा है 1.609, लेकिन ध्यान रखेंगे 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। 1 एकड़ में कै घंटर्स होते हैं? 10 वर्ग गज जरीब होता है। ठीक है, एक एकड़ में 10 वर्ग गज जरीब होता है। 1 हेक्टेयर में 100 AR होते हैं। ठीक है, 100 AR होते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये समझ लिए कि ये आपके लिए डोलो टैबलेट है, इसको हर 5 घंटे में लेते रहना है इसकी डोज को, और अपने दिमाग में इस डोज को बैठा लेना है। अगर इस डोज को आप समय समय पर लेते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं हम कि आप जब परीक्षा में बैठेंगे, यदि वहां पे मेजरमेंट्स आ जाता है तो आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से क्लास यहाँ पे फिनिश होती है बच्चों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को हम यहीं से फिनिश करते हैं, ठीक है। बाकी फिर मुलाकात होती है कल नए जोश नए उमंग के साथ, फिर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, हर हर महादेव, ठीक है। चलिए, सेशन को हम ऑफ कर रहे हैं।